हेलो दोस्तों, लेवल अप के बीपीएससी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम अपने पॉलिटी के डिस्कशन सीरीज में जहां हम क्वेश्चंस के थ्रू पूरी टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं, आप पहुंचे हम स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर। तो राज्य की विधायिकाओं के बारे में आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बेसिस पे हम बेसिक नॉलेज गेन करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जैसे पता है, मैं इसके साथ ही करता हुआ चलता हूँ और मोस्टली उस तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं इस डिस्कशन में जिसके बेसिस पे आपको एग्जाम में एक्सपेक्टेड हो कुछ क्वेश्चंस। हमारा एफर्ट ये है कि क्वेश्चंस करते करते हम पॉलिटी के आपकी सारी टॉपिक्स को रिवाइज करा दें। आपके अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस तो चल रहे हैं, अलग वीडियोस अपलोड होते हैं। अब तक पॉलिटी की सीरीज में हमने पार्लियामेंट तक डिस्कस कर लिया है। पार्लियामेंट यानी केंद्र की विधायिका, और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो राज्यों की विधायिका है। तो जो चीजें हमने केंद्र सरकार के लिए डिस्कस की, आज वैसी ही प्रावधान जो राज्यों में कानून बनाने की व्यवस्था है वो राज्य की विधायिका करती है, और उसके बारे में यानी स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हम देखेंगे। तो आपको मैं फिर ऐसे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा राज्य की विधायिका के बारे में, कैसे उसका संरचना किया जाता है, कैसे उसमें लोग चुन के आते हैं, कुछ मनोनीत होके आते हैं, कुछ इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। तो ऐसी सारी प्रोविजंस के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद कुछ 20-25 सवालों के द्वारा हम बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे अपने स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। ठीक है, तो एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग है। आपको पता ही होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई भागों में विभाजित है। तो जैसे अगर आपको देखना हो तो पार्ट वन में हमारा यूनियन एंड टेरिटरीज यानी भाग एक में, पार्ट टू में नागरिकता के बारे में दिया गया है, पार्ट थ्री में मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में दिया गया है, पार्ट चार यानी डीपीएसपी नीति निर्देशक कर्तव्य को दायित्वों के बारे में दिया गया है। पार्ट चार ए पार्ट चार ए में हमारे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में दिया गया है। ये हो गया 4 और ये हो गया 4A। पार्ट 5 से यूनियन गवर्नमेंट की व्यवस्था यानी केंद्र के बारे में दिया गया है, और पार्ट 5 में ही, तो पार्ट 5 देखना आप, अनुच्छेद 52 से शुरू होता है 147 तक रहेगा, और इसमें बाकी जो चीजें हैं यूनियन की यानी प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव यूनियन की कार्यपालिका है उसके बारे में, यूनियन के लेजिस्लेचर यानी भारत की संसद के बारे में, और यूनियन जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। उसी तरह इस कॉन्टिन्यूटी में आप देखो पार्ट 6 जो है हमारे संविधान का यानी भाग 6 वो स्टेट के बारे में बात करता है, और उसमें से जो अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक है, अनुच्छेद आर्टिकल 168 टू 212 जो ये बातें करता है वो किसके बारे में बात करता है? स्टेट की लेजिस्लेचर यानी राज्य विधायिकाओं के बारे में। फिर आप देखोगे अनुच्छेद 213 में क्या है? अनुच्छेद 213 में ऑर्डिनेंस बनाने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी है? राज्यपाल की। उसके बाद फिर हाई कोर्ट्स के प्रोविजन, उच्च न्यायालय के प्रावधान शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या प्रोविजंस हैं जो हमारे को जानने के लिए जरूरी है अपने स्टेट लेजिस्लेचर वाले पोर्शन में। तो लेट्स सी, सबसे पहले स्टेट के दो भाग हो सकते हैं, स्टेट की विधायिका के दो पार्ट हो सकते हैं जिसको हम बाई कैमरलिज्म यानी द्विसदनीय व्यवस्था बोलते हैं। एक जो हिस्सा है, एक जो सदन है, एक हाउस है, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा बोला जाता है, और दूसरी जो सभा है उसको हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। जरूरी नहीं है कि ये जो द्विसदनीय व्यवस्था है, बाई कैमरलिज्म है, वो हर राज्य में हो। हमारे राज्य यानी बिहार में दो सदन की व्यवस्था है। पहला सदन जो निचला सदन है जिसको हम बोलते हैं विधानसभा, और जो उच्च सदन है जो अपर हाउस है उसको हम क्या बोलते हैं? विधान परिषद। तो हमारे यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है, बाई कैमरलिज्म है, लेकिन ये बाई कैमरलिज्म भारत के सारे राज्यों में नहीं है। तो अगर आप बात करें तो भारत में सिर्फ ऐसे 6 राज्य हैं, कुल मिला के 6 राज्य हैं जहां पे बाई कैमरलिज्म यानी द्विसदनीय व्यवस्था है। आपको पता ही है पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलता है। तो जैसे ही हमारा लेक्चर अपलोड होगा, आप टेलीग्राम चैनल में जाओगे, पीडीएफ डाउनलोड करोगे, आपके पीडीएफ में जो नॉलेज है, जो कंटेंट दी गई है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में उसी चीज की आपको हिंदी में मिल जाएगी, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए इंग्लिश मीडियम में है। तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश या हिंदी किसी एक भाषा में है, दोनों में आपको मिल जाएगा। आप उस कंटेंट को एज ए फॉर्म ऑफ नोट्स यूज कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो के समय नोट्स अपने मेन नोट्स में ऐड करना चाहते हैं कोई भी जानकारी तो वो भी कर सकते हैं। आपको ये जो सारे कंटेंट है वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाते हैं, राइट। हम डिस्कस कर रहे थे बाई कैमरलिज्म के बारे में या द्विसदनीय व्यवस्था के बारे में। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के 6 राज्यों में है। कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो पहले आंध्र प्रदेश एक ही राज्य हुआ करता था, उससे तेलंगाना बट गया है। तो इन दोनों राज्यों में
दो सदन है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद। कहाँ? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। फिर दो नेबरिंग स्टेट, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये दो, एक तो हमारा बिहार और बगल का हमारा नेबर उत्तर प्रदेश। फिर दो नेबरिंग स्टेट, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो तीन ग्रुप्स पेयर्स में आप याद रख सकते हो, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो ये 6 ऐसे स्टेट हैं इंडिया में, 6 ऐसे राज्य हैं इंडिया में जहाँ पे दो सदन की व्यवस्था है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी स्टेट के पास, जैसे मान लीजिए बंगाल है, वेस्ट बंगाल के पास अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, कल को वेस्ट बंगाल में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करना हो तो क्या? या फिर वैसे स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश या तेलंगाना या बिहार या यूपी, जहाँ पे ऑलरेडी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कल को उस स्टेट को अबॉलिश करना हो लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसकी क्या प्रक्रिया है? दोनों के लिए प्रक्रिया सिमिलर है। अगर किसी वैसे स्टेट में, किसी वैसे राज्य में जहां पहले से लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, वहां एक लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करना है, तो सबसे पहले उस राज्य की विधानसभा को एक बहुमत पास से, 2/3 बहुमत से एक रेजोल्यूशन पास करना होगा कि हमारे को एक नया विधान परिषद चाहिए, और वो रेजोल्यूशन केंद्र में भेजी जाएगी और फिर पार्लियामेंट एक कानून बना के वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकती है। अगर किसी राज्य में पहले से ही लेजिस्लेटिव काउंसिल है और उसको खत्म करना है, उसका उन्मूलन करना है, उसको विलीन करना है, तो उसका क्या प्रावधान है? उसके लिए भी राज्य की विधानसभा एक 2/3 बहुमत के साथ एक रेजोल्यूशन पास करके केंद्र में भेजती है और पार्लियामेंट फिर वहां एक कानून बना के वहां के लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर देता है। तो प्रावधान क्या है? पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 2/3 मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करके भेजती है। उसके बाद दूसरे स्टेज में पार्लियामेंट एक कानून बना के, तो पार्लियामेंट में किस तरह की बहुमत चाहिए? वो सिंपल चाहिए। स्टेट की असेंबली को कौन सी बहुमत चाहिए? तो स्पेशल चाहिए। ऐसे इस तरीके को, इस प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जा सकता है, या उसका विलय भी किया जा सकता है, उसको खत्म भी किया जा सकता है। आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधानसभा को हमेशा राज्यसभा के फीचर से कंपेयर करना है, और सॉरी, विधान परिषद को राज्यसभा के फीचर से कंपेयर करना है और विधानसभा को लोकसभा के फीचर से कंपेयर करना है। क्योंकि अपर हाउस केंद्र में कौन है? राज्यसभा। अपर हाउस राज्यों में कौन है? विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोअर हाउस केंद्र में कौन है? लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल। और लोअर हाउस स्टेट में कौन है? विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऑलमोस्ट इनके पावर्स और प्रिविलेजेस जो हैं वो सिमिलर हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि लोकसभा, हमारी विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने सदस्य हो सकते हैं, उनका मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेंथ कितना है। तो देखिए कि जो विधानसभा है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, उसमें जो अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है वो कितनी है? 500 है। और कम से कम किसी राज्य के विधानसभा में 60 सदस्य होने चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे स्टेट देखोगे आप हमारे देश में जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर आते हैं, विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त है, वहां पे ये मिनिमम लिमिट लागू नहीं होती। लेकिन संवैधानिक रूप से जो प्रावधान निश्चित किया गया है कि किसी राज्य की विधानसभा में जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 500 है, और कम से कम 60 लोग होने चाहिए, तभी उस राज्य की विधानसभा बन सकती है, उस राज्य को विधानसभा मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो मिनिमम नंबर है कुछ राज्यों के लिए एग्जेम्प्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि उनको आर्टिकल अनुच्छेद 371 में कुछ स्पेशल प्रावधान, स्पेशल रियायतें दी गई है, वहाँ पॉपुलेशन कम है, तो 60 लोगों की विधानसभा होना वहाँ लाजमी नहीं है। राइट। अगर आप विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि उस राज्य की विधानसभा का क्या स्ट्रेंथ है। जैसे मान लीजिए कोई एक राज्य है जिसकी विधानसभा का स्ट्रेंथ 300 है, तो वहां पे अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है, वहां पे अगर विधान परिषद बनती है, तो अधिकतम इसका 1/3 ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो 1/3 कितना होगा इसका? 100। तो ऐसा राज्य जिसकी विधानसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 300 है, तो अधिकतम उसका 1/3 ही उस राज्य के विधान परिषद में हो सकता है। मिनिमम कितने हो सकते हैं? तो मिनिमम 40 हो सकते हैं। अब लोग कैसे चुन के आते हैं? तो जो असेंबली है, विधानसभा है, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम और आप वोट करते हैं, तो वो चुन के जाते हैं। लेकिन जो विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है वो वोट करके जाते हैं। कुछ स्पेशल लोग जो होते हैं, जैसे कुछ ग्रेजुएट हो गए,
पंचायत के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हो गए, तो ऐसे लोग डायरेक्ट जाके मतदान भी करते हैं। कुछ डायरेक्ट इलेक्शन है, कुछ इनडायरेक्ट इलेक्शन है और कुछ नॉमिनेटेड है, कुछ मनोनीत है। तो आप कह सकते हैं ये पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी है। तो अर्ध रूप से हम उसको चुनाव से चुनते हैं और थोड़ा सा उसमें से जो है 1/6 हिस्सा वो नॉमिनेटेड होता है। गवर्नर जो है वो अपने मनोनीत करते हैं 1/6 लोगों को, राइट। तो आपने संरचना देख ली, कॉम्पोजिशन देख ली। असेंबली कितनी है? मिनिमम 60, मैक्सिमम 500। काउंसिल कितनी है? मिनिमम 40 और मैक्सिमम 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। तो ये मिनिमम मैक्सिमम होगी। प्रक्रिया क्या है? यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन, जनता चुन के भेजती है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन प्लस कुछ लोग नॉमिनेटेड होते हैं। अब एक शब्द आता है कोरम। कोरम का मतलब होता है कि अगर एक दिन किसी सदन की कार्यवाही शुरू करनी हो तो कम से कम कितने लोग आएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप एक मीटिंग करने जा रहे हैं, 10 लोग को उस मीटिंग में शामिल होना है और सिर्फ आप ही पहुंचे उस मीटिंग के लिए, तो क्या एक लोग में मीटिंग हो सकती है? संभव नहीं हो सकती। तो यहाँ पे भी वही है कि अगर कुछ कम से कम क्वांटिटी ऑफ पीपल जो है वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे किसी दिन सदन में, तो उस दिन सदन की कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती। उस शब्द को हम कोरम बोलते हैं। पार्लियामेंट में हमने देखा कि कम से कम 1/10, जितना भी लोकसभा है तो लोकसभा में कम से कम 54 मेंबर्स होने चाहिए, तभी वो सदन की कार्यवाही शुरू हो सकती है। कोरम 1/10 होता है। यहाँ भी कोरम जो है वो 1/10 है। जो राज्य की विधानसभाएं हैं, जो वहां भी जो कोरम है वो 10% है। मान लीजिए कि किसी स्टेट की जो विधानसभा है उसका जो नंबर है वो कितना है? वो 300 है, राइट। अब 300 का 1/10 कितना होता है? तो 30 होता है। कम से कम 30 लोग उपस्थित रहेंगे तब उस दिन की कार्रवाई होगी। बट आपने क्या देखा यहाँ पे कि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे उनकी विधानसभा का स्ट्रेंथ 300 नहीं होता है, वो 60 भी हो सकता है। तो 60, अगर मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा में 60 ही लोग हैं और 60 लोग में से 1/10 निकाला तो 6 लोग बहुत कम होते हैं। तो क्या 6 लोगों में ही हम कार्रवाई शुरू कर दें? 1/10 तो हो गया, लेकिन क्या 6 लोग में ही कार्रवाई शुरू की जा सकती है? तो एक लिमिट डाल दिया गया है। सबसे पहले देखा जाएगा कि 1/10, एक दहाई लोग अवेलेबल है या नहीं है। तो जो नंबर आएगा वो कम से कम 10 से ऊपर होना चाहिए। 10 से अधिक लोग और एक 1/10 जितने भी उस सदन के उम्मीदवारी है उसमें से 1/10 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम अभी कंसिडर कर रहे थे कि 300 लोग हैं, किसी राज्य की विधानसभा में 300 लोग हैं, तो 300 का 1/10 निकाला जाएगा। कितना है भाई? 30। ठीक है, 30 लोग आए हैं तो उस सदन की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन अगर किसी की जो सदस्यता है किसी सदन की वो 60 ही है, इसका 1/10 निकाला जाएगा, ये तो 6 हो गया। 6 से काम नहीं चलेगा, कम से कम 10 होना चाहिए या फिर 1/10, जो भी इनमें से ज्यादा होगा। जब आप डिस्काउंट लेने जाते हो ना तो बोलता है बाई 1 गेट 1 फ्री है, लेकिन पैसा उसका लेंगे जिसका दाम ज्यादा होगा। तो एग्जैक्टली बाई 1 गेट 1 तो नहीं हुआ, राइट। वहां भी यही कहानी है कि कम से कम 10 होने चाहिए, लेकिन जो दोनों में से ज्यादा होगा, या तो 10 मेंबर या तो 10% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। कम से कम 10 तो होने ही चाहिए। तो ये है कोरम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अलग प्रोविजंस जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में है। लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव कैसे होता है? विधानसभा है उसका चुनाव कैसे होता है? डायरेक्ट मतदान, प्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है। हम और आप जो भी लोग 18 साल से ऊपर हैं वो मतदान करते हैं और अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं विधानसभा में। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल चुनने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो कुछ पार्ट बाय पार्ट कुछ सीटें एलोकेट की गई। तो मान लीजिए जैसे कि अगर किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो टोटल संख्या है 100 लोग की सदस्यता वाली एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो देखिए इसमें से 1/3 जो हैं, 1/3 वैसे लोग इलेक्ट करेंगे। तो इस किसका 1/3? ये 100 का 1/3, यानी जो 33 लोग हैं वो कौन सेलेक्ट करेंगे? वैसे लोग जो ऑलरेडी म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के जीते हुए कैंडिडेट है। आप जैसे पंचायत लेवल में या फिर शहरी निकाय में मतदान करते हैं और वहां मेयर चुन लिया, वहां अपना वार्ड परिषद चुन लिया, तो यही वार्ड परिषद लोग कम से कम वहां पे 33 लोगों को चुन के भेजेंगे, क्योंकि ये इनके रिप्रेजेंटेटिव का काम करेंगे। ठीक है, तो 1/3 जो है वो कौन सेलेक्ट करता है? दे आर वोटेड बाई मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो ही लोग वोट करते हैं और 33 लोगों को चुनते हैं। अब बाकी बचे हुए 2/3 का क्या बंटवारा है? उसमें से 1/12 हैं
किसमें से? 100 में से। सो 100 का 1/12 भाग वैसे लोग उसके लिए मतदान करते हैं जो स्नातक होते हैं, जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है कम से कम। तो ये आपको एक रेयर ओकेजन दिखता है हमारे संविधान में जहां वोट देने के लिए एजुकेशन का क्राइटेरिया तय किया गया है। तो एक दहाई जितना भी विधान परिषद की सदस्यता है अधिकतम, उसका 1/12 वैसे लोग चुन के भेजते हैं। जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं तो उसमें से 1/12 यानी 8 के आसपास जो भी होगा, तो उतने लोग कौन भेजेगा? जो उस स्टेट में ग्रेजुएट रह रहे होंगे। 1/12 लोग वैसे द्वारा चुने जाते हैं जो उस राज्य में टीचर्स होंगे, जो प्राइमरी से ऊपर स्तर के टीचर्स होंगे। 1/12 सीट को वो लोग चुन के भेजते हैं। फिर 1/3 जो है, 1/3 जो इसमें सीट है वो कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? जो ऑलरेडी विधानसभा के सदस्य हैं, वो 1/3 सीट पे अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं। तो 1/3 सीट्स आर फिल्ड बाई कितने लोग? जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर है। मान लीजिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे जिसमें से 200 लोग हैं, ठीक है, बिहार की विधानसभा और बिहार की विधान परिषद जिसमें 100 लोग हैं मान लेते हैं। तो इस 100 में से 1/3 कौन भेजेगा? पंचायत वाले। 100 में से इस विधान परिषद में 100 लोग में 1/12 कौन भेजेगा? ग्रेजुएट्स। 1/12 कौन भेजेगा? टीचर्स। और बचा हुआ 1/3 जो है वो कौन भेजेगा? तो वहां पे जो विधानसभा के मेंबर होंगे वो वोटिंग करके 1/3 को भेजेंगे, मतलब 33 लोग वो भी पहुंचेंगे। अब कितने बच गए? 1/6। तो 1/6 बचे हुए को गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं। तो इस एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया के द्वारा जो विधान परिषद है उसकी सीटें फिलफिल की जाती है। अच्छा, जो व्यक्ति एक बार विधान परिषद का सदस्य चुन लिया गया वो एक बार अधिकतम 6 साल के लिए उसका सदस्य रह सकता है। तो लोकसभा या विधानसभा की सदस्यता कितनी होती है? 5 साल। लेकिन विधान परिषद की सदस्यता की टेन्योर कितनी होती है? 6 साल। लेकिन व्यवस्था ऐसी की गई है कि हर दूसरे साल 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उनकी जगह फ्रेश इलेक्शन होता है। क्योंकि विधान परिषद अपने आप में एक परमानेंट हाउस है जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। जिस तरह राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है केंद्र में, उसी तरह जिस भी राज्य में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो भी क्या है? परमानेंट हाउस है। ठीक है। कुछ एक सिचुएशन है जहां पे जो विधान परिषद है उसके पास शक्तियां हैं, लेकिन सामान्यतः आप देखेंगे तो शक्तियां विधान परिषद के पास कम है। राज्यसभा के पास तो फिर भी शक्ति है अगर लोकसभा राज्यसभा कंपेयर करोगे, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद को आप कंपेयर करोगे तो विधान परिषद के पास उतनी प्रभावी शक्तियां नहीं है। जैसे बिल के बारे में बात करें तो बिल एक बार जैसे मान लीजिए विधानसभा से ओरिजिनेट होता है और विधान परिषद में गया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया या फिर 3 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया, तो विधानसभा उस बिल को दोबारा पास करके भेजती है। तो ये बाइंडिंग हो जाता है विधान परिषद के ऊपर कि 1 महीने के अंदर बिल को पास करे, नहीं तो वो बिल स्वतः पास हो जाएगी। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर विधान परिषद में कोई बिल ओरिजिनेट हुआ है और वो विधानसभा तक आता है, विधानसभा ने रिजेक्ट कर दिया, तो वो बिल वो वहीं पे लैप्स हो जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों में आपस में डेडलॉक होगा फिर ज्वाइंट सिटिंग होगी। तो राज्यों में ज्वाइंट सिटिंग संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया टेन्योर कैसा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, सेम जैसा राज्यसभा का था, 6 साल इंडिविजुअल के लिए और हर 2 साल में 1/3 मेंबर चेंज होंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली 5 साल जैसे लोकसभा का है। क्वालिफिकेशन तो लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बनने के लिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल का उम्र होना जरूरी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 साल का उम्र जरूरी है। सेम लोकसभा राज्यसभा वाला है। सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही है और उस स्टेट में किसी भी जगह एक रजिस्टर्ड वोटर होना जरूरी है विधानसभा का कैंडिडेट लड़ने के लिए। ठीक है, विधान परिषद का इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, नॉमिनेशन के लिए और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो चुनाव कंटेस्ट करना चाहते हैं वो उस किसी भी असेंबली से कंसर्न में उनको भी एक वोटर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये कुछ प्रावधान है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी हमको सॉल्व करना है। ठीक है। अब देखिए कि बिल को पास करते समय क्या पावर्स है। मैंने इसको आपको समरली बता ही दिया है कि अगर मान लीजिए 2 कहानी हो सकती है। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि एक बिल है और इस बिल को ओरिजिनेट कहाँ किया गया? विधान परिषद या विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पेश किया गया। अब ये बिल पास करके लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ भेजती है? लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद में भेज देती है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास क्या रास्ते हैं? या तो उसको पास कर दें, जब पास हो जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा?
गवर्नर के पास चला जाएगा, गवर्नर साइन कर देगा, जो बिल है एक्ट बन के कानून बन जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि ये जो है उसको रिजेक्ट कर दे, या फिर पास तो करे लेकिन अमेंडमेंट कर दे, संशोधित करके बिल पास करे, या फिर नो एक्शन, कोई उस पे एक्शन न ले। अगर कोई बिल जो है वो विधानसभा में, यहाँ पे विधानसभा में अगर कोई बिल पेश किया गया है तो विधानसभा पास कर देगी। विधानसभा ने खुद ही रिजेक्ट कर लिया तब तो बिल का कोई मामला ही नहीं है, वहीं लैप्स हो जाएगा। लेकिन विधानसभा ने पास करके बिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद को भेजा हुआ, तो इतने ही सारे ऑप्शन है। या तो पास कर देगी, गवर्नर के पास चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, या तो उसको रिजेक्ट कर दिया, या फिर उसको अमेंडमेंट के साथ पास कर दिया, या फिर कोई एक्शन नहीं लेता है। तो अगर वो 3 महीने तक कोई एक्शन नहीं लेता है तो इन सारे सिचुएशन में ये जो शक्तियां है किसके पास चली जाती है वापस से, ये बिल लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। और लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करेगा, इसको रीपास द सेम बिल। अगर वो चाहे तो दोबारा से उस सेम बिल को पास कर सकता है। दोबारा से जब उसने पास कर दिया तो फिर गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। अब इसके पास क्या रास्ते हैं, या तो पास कर दे, या फिर 1 महीने तक कुछ ना करें। या तो पास कर दे, या फिर नो एक्शन टिल 1 मंथ, कोई एक्शन नहीं लिया, विद इन 1 मंथ दे हैव टू पास। अगर 1 महीने तक वो पास करते भी नहीं है तो स्वतः बिल पास हो जाएगा। यानी देखिए, बिल पास करने में इनके पास कुछ ज्यादा प्रभावी पावर नहीं है काउंसिल के पास, विधान परिषद के पास। पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीने, ज्यादा से ज्यादा किसी भी बिल को विधान परिषद 4 महीने तक होल्ड कर सकती है। तो ये इसके ऊपर एक पीसीएस में सवाल भी आया हुआ है कि कितने महीने तक होल्ड कर सकती है। ये आप देखना, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें एक सवाल ये डाला भी है मैंने। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि बिल जो है विधानसभा से शुरू हुआ, विधान परिषद तक गया, वो पास कर दिया तो बहुत बढ़िया। या फिर इनमें से कोई और करता है तो विधान परिषद के पास ऑप्शन है कि उस बिल को दोबारा से पास करके भेजे। 1 महीने के अंदर विधान परिषद को पास करना होगा, नहीं तो वो बिल स्वतः पास हो जाएगा। ठीक है, ये उसको मैंने इधर टेबल करके आपको बता दिया है। अब कई सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां पे विधान परिषद के पास उतनी ही शक्तियां है जितनी कि विधानसभा के पास है, और कुछ सिचुएशन ऐसे हैं जहां पे विधानसभा और विधान परिषद की शक्तियां अलग अलग हैं। तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, कोई भी बिल को कहाँ पेश किया जा सकता, विधानसभा में पेश किया जा सकता, विधान परिषद में भी पेश किया जा सकता। हालांकि पेश होने के बाद दोनों के पास पावर अलग अलग है। पावर्स की कहानी मैंने अभी अभी आपको लिख के डायग्राम से समझाइए। दूसरा, अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। गवर्नर कोई अध्यादेश जारी करता है तो वो दोनों ही हाउसेस से अप्रूव कराना होता है। जहां पे एक हाउस है वहां तो एक ही हाउस से होगा, लेकिन 6 राज्य जहां पे 2 सदन हैं वहां पे दोनों सदन से अप्रूव कराना ही पड़ेगा ऑर्डिनेंस को। इसके अलावा जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, लाइक स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब है, उन सब के रिपोर्ट दोनों ही हाउसेस में भेजे जाते हैं। राज्य का जो बजट है वो दोनों हाउसेस में भेजा तो जाता है, लेकिन बजट के ऊपर निर्णय करने की शक्तियां दोनों की अलग अलग है। जैसे बजट है वो पहले कहाँ आ सकता है, विधानसभा में भी आ सकता है। विधान परिषद में बजट पहली बार में तो नहीं जा सकता, उसका इंट्रोड्यूस कहाँ किया जाएगा, तो विधानसभा में। और एक बार इंट्रोड्यूस होने के बाद पास कर दिया विधानसभा ने तो परिषद में चला जाएगा, और परिषद उसको 14 दिन के अंदर उस पर निर्णय लेना होता है। तो जाएगा तो दोनों जगह। अगर बात करते हैं बजट को कहाँ पेश करना है, तो पेश तो दोनों जगह करना है, उस मामले में बराबर है, लेकिन शक्तियों के मामले में दोनों समकक्ष नहीं है। तो ये कुछ प्रावधान है जहां पे दोनों की शक्तियां समान हैं। कुछ प्रावधान जहां पे शक्तियां असमान हैं। तो सबसे पहले मनी बिल, यानी धन विधेयक के संबंध में जो ज्यादा शक्तियां है वो किसके पास है, विधानसभा के पास है। विधान परिषद के पास सिर्फ 14 दिन तक होल्ड करने की किसी भी धन विधेयक को शक्ति है, उसके अलावा कोई खास शक्ति उनके पास नहीं है। किसी भी बिल को ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, ये भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो विधान परिषद है बजट को सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ रिड्यूस नहीं कर सकते। नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार के विरुद्ध, चीफ मिनिस्टर के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में ही पेश किया जा सकता, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद जो विधान परिषद है उसके जो मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जबकि विधानसभा के जो चुने हुए प्रत्याशी हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। वो जब राष्ट्रपति में आपको एक्सप्लेन करूंगा तो बता दूंगा क्या है जो निर्वाचक मंडल है, कितने लोग मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये कुछ ऐसी प्रावधान है जहां पे
विधानसभा को ज्यादा पावर है और विधान परिषद को कम पावर है। ठीक है, ये एक मोटे तौर पे था। देखिए, विधानसभा जो स्टेट की लेजिस्लेचर है और जो सेंटर की पार्लियामेंट है, प्रोविजन दोनों के लगभग सिमिलर हैं। अलग क्या था सिर्फ विधान परिषद के मामले में, जो मैंने आपको बता दिया, जो शायद आपको अब तक पता ना रहा हो। पता था तो अच्छी बात है। अब उसके बेसिस पे देखिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो विधान सभा और विधान परिषद से लेके है। तो जितने मोटे मोटे तौर पे फैक्चुअल चीजें जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं उसको कवर करना है। तो पहला सवाल ये कहता है, भारत में राज्य विधानमंडलों का ऊपरी सदन कौन है? यानी राज्य की विधायिका का उच्च सदन किसको माना जाता है, अपर हाउस किसको माना जाता है? तो मैंने अभी आपको डिस्कशन में बना ही दिया था, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को माना जाता है। बीपीएससी ने 44 बीपीएससी 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आंसर इसका होगा ए। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली इज लोअर हाउस। राज्य विधानमंडल में बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? कोरम कितनी होनी चाहिए? तो कोरम बताइए कितनी होनी चाहिए? कम से कम 10 होनी चाहिए या फिर 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। 10 सदस्य या सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। आंसर है सी, सॉरी डी है नहीं, 10 सदस्य या 10 सदस्य के सदन के कुल सदस्यों के 10वां हिस्सा जो भी दोनों में अधिक होगा वो होगा। आंसर है डी, कोरम। निम्नलिखित में से कौन सी विधान परिषद के लिए सामान्य विधेयकों को रोकने की अवधि है? जो ऑर्डिनरी बिल है, विधान परिषद उसको कितने महीने तक रोक सकती है मैक्सिमम? तो पहली बारी में 3 और दूसरी बारी में 1, तो दोनों मिला के अधिकतम कितनी सीमा हो गई? 4, यानी मैक्सिमम 4 महीने तक रोक सकती है। आंसर है बी। किसी भी राज्य के विधानसभा में कोई भी धन विधेयक निम्नलिखित की सिफारिशों के अलावा नहीं पेश किया जा सकता। कोई भी धन विधेयक अगर पार्लियामेंट में केंद्र में पेश करना हो तो किसकी सिफारिश लगती है? पहले प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बिना प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के कोई भी मनी बिल यानी धन विधेयक संसद भवन में नहीं पेश किया जा सकता। उसी तरह जो प्रेसिडेंट के समकक्ष स्टेट में है वो कौन है? गवर्नर। तो कोई भी धन विधेयक यानी कोई भी मनी बिल गवर्नर यानी राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन के बिना, पूर्व सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता। आंसर होगा इसमें आंसर यहाँ पे होगा बी। ये आंसर आप चेक करेंगे, इसका है बी, राज्यपाल के बिना पूर्व सिफारिश के पेश नहीं किया जा सकता कोई भी धन विधेयक। किसी भी राज्य में विधान परिषदों के निर्माण और समाप्ति के प्रावधान में भारतीय संविधान कौन से अनुच्छेद में इसकी व्याख्या की गई है? किस अनुच्छेद के अंदर? जो मैंने बताया था प्रक्रिया, मैंने बताया था प्रक्रिया क्या था कि सबसे पहले राज्यों की जो असेंबली है, राज्यों की जो असेंबली है वो 2/3 बहुमत से पास करके भेजती है और संसद भवन एक कानून बनाया करती है। तो ये प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? 169 अनुच्छेद, आर्टिकल 169 में दिया हुआ है। आंसर है इसका बी। राज्य में विधान परिषद की संरचना कि कैसे बनेंगे, वो जो मैंने आपको बताया 16 तो 17, ये कहाँ दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 171 में दिया गया है। अनुच्छेद 171 में दिया है विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे कैसे बनता है। भारत के किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण अथवा समाप्ति किसके द्वारा की जा सकती है? तो फाइनली किसके द्वारा की जाएगी? पार्लियामेंट यानी संसद। उसकी सिफारिश कौन करेगा? तो राज्य की विधायिका। अल्टीमेटली जब तक कानून संसद भवन नहीं पास करेगी, राज्य की विधायिका ने कितना भी रेजोल्यूशन पास कर दिया हो, राज्य में विधान परिषद ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको विलीन किया जा सकता है। तो अंतिम जो है वो किसके पास है? वह संसद के पास। तो राज्य की विधानसभा द्वारा पारित संकल्प के अनुसार पे संसद भवन कर सकता है। आंसर है सी। ये 40 बीपीएससी 1995 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता बल्कि उसका उन्मूलन कर दिया जा सकता है? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश भी किया जा सकता है, क्रिएट भी किया जा सकता है, लेकिन जब तक वो चल रही है, वो परमानेंट हाउस के फॉर्म में चल रही है, उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। विधानसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो कौन होगा इसका आंसर? डी, यानी विधान परिषद को ना तो भंग किया जा सकता है, कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ उसको क्रिएट किया जा सकता है, उसको एबॉलिश किया जा सकता है। तो आंसर है इसका डी। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? तो 1/6, जितने भी विधान परिषद होते हैं उसका 1/6 जो लोग हैं वो मनोनीत होते हैं। कौन मनोनीत करता है? गवर्नर यानी राज्यपाल मनोनीत करता है। विधान परिषद निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूद है? केरल, हिमाचल और दिल्ली और बिहार, इनमें से किन राज्यों में मौजूद है? तो सिर्फ बिहार है, 6 में ही है, और इन
6 में एक आता है बिहार, बाकी कोई नहीं है। आपको पता ही है 6 कौन-कौन से हैं? आंसर काफ़ी आसान था आपके लिए, बिहार, बीपीएससी 1995 क्वेश्चन है। डी केवल 4 इसका आंसर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव का प्रावधान है? ये अगेन बीपीएससी 40th का क्वेश्चन है। तो ये ए में है, अनुच्छेद 170 में विधानसभा के चुनाव कैसे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे बनती है, जो हमने केंद्र के लिए देखा था, पार्लियामेंट के लिए, वही प्रावधान को रेप्लिकेट किया गया है अनुच्छेद 170 में। आंसर है ए। भारत में किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? भारत के एक राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम कितनी है? 500। न्यूनतम कितनी है? 60। आंसर है सी 500। राज्य की विधानसभा का चुनाव कौन आयोजित करता है? कंफ्यूज मत करना कि राज्य चुनाव आयोग करता है। देखिए, इस देश में राज्य की इलेक्शन यानी विधानसभा, विधान परिषद का जो चुनाव है, केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा का जो चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव, इसको कराने की जो जिम्मेवारी दी गई है वो भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है। तो फिर राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है? वो किसके चुनाव करवाता है? पंचायत और नगर निगम, जो निगम होते हैं, नगर निकाय, उनकी चुनाव कराता है। लोकल बॉडीज और म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। तो राज्यों का चुनाव कौन कराता है? भारत का चुनाव आयोग। आंसर है सी। यदि किसी भी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहता है तो अपना इस्तीफा किसको देगा? विधानसभा का अध्यक्ष जब इस्तीफा देना चाहता है तो उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर को इस्तीफा देगा। सी। भारत विधानसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष। विधानसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 25 वर्ष है। आंसर है इसका बी। ठीक है। कोई मंत्री राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए बिना कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? देखिए, इसको आपको समझना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण इस देश में या इस किसी भी राज्य में, इस देश के किसी भी राज्य में मंत्री बन सकता है। मंत्री बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि उस व्यक्ति को या तो विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य होगा। अगर केंद्र में मंत्री है तो लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। लेकिन जिस दिन वो मंत्री बनता है, वो 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी पड़ती है दोनों में से किसी भी सदन की, अन्यथा उसका मंत्री पद खत्म हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है ये सवाल कि कोई भी अधिकतम कितने समय तक बिना सदस्यता लिए हुए मंत्री रह सकता है? तो वो उत्तर होगा 6 महीने, यानी बी। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके चुनाव में भाग ले सकती है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य। जो राज्य विधानसभा के जो प्रतिनिधि है, जिनको हम इलेक्ट करके भेजते हैं, वो इनमें से कितने लोगों के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं? तो आप देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करता है? जो भी इलेक्टेड मेंबर है लोकसभा के, वो पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी इलेक्टेड मेंबर है राज्यसभा के, वो पार्टिसिपेट करेंगे। और जो भी इलेक्टेड मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्यों के विधानसभा के, वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो व्यक्ति हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नॉमिनेटेड व्यक्ति है, चाहे वो केंद्र के हो या राज्यों के हो, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ केंद्र वाले लोग, लोकसभा और राज्यसभा में। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानसभाओं के लोगों का मतदान नहीं काउंट किया जाता। तो ये तो नहीं होंगे, बी जो है वो नहीं है। मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा में जो चुन के लोग जाते हैं, जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं, उनको चुन के कौन भेजता है? विधानसभा के लोग। तो ये तो होगा। और मैंने आपको बताया कि 1/3 जो सीट है विधान परिषद में कौन चुनता है? लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य चुनते हैं। तो ये भी होगा। आंसर है आपका 1, 3 एंड 4। आंसर है 1, 3 एंड 4। तो बी 1, 3 और 4 कहाँ नहीं करते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग जिसको बोलते हैं, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत कोई मंत्री या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं।
भारत की जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसे निकालने का अधिकार है, वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पावर है। ये संसद की शक्ति है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने की। तो संसद भवन अपनी शक्ति बजट के द्वारा किसको देती है? गवर्नमेंट को देती है। बजट पास करने के बाद तभी गवर्नमेंट पैसे खर्च कर सकती है। तो इसमें से आंसर होगा डी, कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत है? तो लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जब संसद की दोनों जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, एक साथ बैठती है, तो उसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं करते हैं क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं, है ना। जो राज्यसभा के चेयरमैन है वही एक्स ऑफिशियो, जो वाइस प्रेसिडेंट है वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। वो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता नहीं करते हैं। कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। आंसर है डी। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानमंडल को संदेश भेजने का अधिकार है? तो इसका उत्तर है बी, यानी अनुच्छेद 175 के अंदर राज्यपाल जो है वो अपनी विधायिका को संदेश भेज सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के विधानमंडल के सदनों की शक्ति या विशेषाधिकार शामिल है? प्रिविलेज, कि 40 दिन पहले सदन शुरू होने के और 40 दिन बाद सदन के खत्म होने के कोई भी व्यक्ति जो संसद है या लोकसभा का या विधानसभा का सदस्य है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है जो अनुच्छेद 105 में सांसदों के लिए दिए गए हैं और अनुच्छेद 194 में विधानसभा के सदस्यों के लिए दिए हैं। उत्तर होगा इसका डी, यानी अनुच्छेद 194। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियां शामिल है? जब राज्य विधानमंडल का कोई भी विधेयक राज्यपाल द्वारा उसके विचार के लिए आरक्षित किया जाए। राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि जब भी कोई बिल यानी विधेयक जो वहाँ की लेजिस्लेचर है, जो विधानसभा है, उसके पास राज्यपाल के पास भेजती है, तो राज्यपाल के पास कई ऑप्शन है, या तो उसको रिजेक्ट कर दे, या उसको पॉकेट वीटो कर दे, या फिर उसको सिग्नेचर कर दे, या फिर दोबारा पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे विधानसभा के पास, या उसके पास एक और ऑप्शन है कि बोले ठीक है मैं प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दे रहा हूँ, उनसे पूछ के बताऊंगा, अब इस बिल पे प्रेसिडेंट निर्णय लेंगे। तो ये जो कहाँ है, ये जो अनुच्छेद किसमें मेंशन है? तो ये अनुच्छेद 201 में मेंशन है। उत्तर है इसका ए। विधानसभा विधान परिषद से संबंधित कुछ प्रश्न हमने देखे। इनमें से कुछ वैसे प्रश्न थे जो बीपीएससी ने खुद पूछे हुए हैं, कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कई और सारे पीसीएस ने पूछे हुए हैं। बार बार इन मुद्दों पे क्वेश्चंस आते रहे हैं। अब हमने पूरी विधायिका को देख ली है, केंद्र की विधायिका हो यानी संसद भवन है, और आज राज्य की विधायिका के ऊपर हमने कुछ प्रश्न हल किए। एक मोटा मोटा आपको स्ट्रक्चर मिल गया है। अब इसको आप रिवाइज करेंगे तो उम्मीद है कि क्वेश्चन जो पार्लियामेंट या स्टेट के लेजिस्लेचर से आएंगे वो आपसे आसानी से हल हो जाएंगे। तो स्टे ट्यून टू द लेवल अप बीपीएससी चैनल। इसकी पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, तो कर लीजिए वहां से। आपको नोट्स के फॉर्म में यूज हो सकता है, या फिर अगर अभी आपने नोट्स बना लिया है वो अभी बेहतर है। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो उस समय प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट की क्या शक्तियां है, उनका इलेक्शन कैसे होता है। अंटिल देन, सब्सक्राइब टू द लेवल अप बीपीएससी एंड स्टे ट्यून्ड। अपनी तैयारी करते हैं।